बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेटा स्टूडेंट्स हमारे प्रेप से लेकर ऑनवर्ड जहाँ तक वो पढ़ते हैं, उन्हें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो होती है इंग्लिश। आपने ज़रा गौर किया होगा, हमारे स्टूडेंट्स मैट्रिक में भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो क्रैमिंग करके मतलब रट्टा लगाकर स्टोरी याद कर लें, ऐसे को याद कर लें। मतलब 10 साल तक भी हम इस काबिल नहीं होते कि एक स्टोरी या एक लेटर हम अपने वर्ड्स में लिख सकें। उन्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं आती। ये सबसे बड़ी हमारा समझ लें एक बहुत बड़ा स्पेस है। इवन व्हेन वी आर इन ग्रेजुएशन, इवन व्हेन वी आर इन अ बीए क्लास, जब हम बीए में होते हैं, हम अपने इंग्लिश का पेपर देने चाहते हैं, तब भी हमें सबसे बड़ा जो सामना होता है, फेस करना पड़ता है, इस ग्रामर को करना पड़ता है। अब आप गौर से देखिए कि जो ग्रामर है ना बेटा, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ग्रामर आपको आ जाती है तो फिर ये जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, जैसे आपने देखा थर्स्टी क्रो को हम 2 क्लास से पढ़ते हैं, ऑन वर्ड हमारी फर्स्ट ईयर में भी स्टोरीज आती हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हर दफा हमें क्रैमिंग करनी पड़ती है, रट्टा लगाना पड़ता है। मतलब हमारे वर्ड्स खुद के नहीं होते। मतलब अगर 10 साल पढ़ने के बाद भी हम बेटा इस काबिल नहीं हुए कि हम 2 लाइनें या 4 लाइनें अपनी तरफ से लिख सकें, तो मतलब हमने पढ़ा नहीं है, ना हमने स्किल सीखे हैं। हमने बस सिर्फ क्या किया है कि बस हमने रट्टा लगाया। इसे कहते हैं कॉपी और पेस्ट। मतलब आपने वहां से कॉपी किया और वहां पेस्ट कर दिया। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई आपका क्या क्रेडिट है, आपने क्या सीखा। तो उसके सीखने के लिए पहली बात जो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में बेटा 2 तरीके होते हैं, आप याद रख लीजिएगा। एक होता है फॉर्मल स्टाइल और एक होता है इनफॉर्मल स्टाइल। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, एक कौन सा होता है फॉर्मल स्टाइल और एक होता है इनफॉर्मल स्टाइल। फॉर्मल स्टाइल क्या है, इसे कहते हैं राइटिंग का स्टाइल। मतलब इसमें आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए और टेंसेस आने चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू बी अ राइटर, अगर आप राइटर बनने जा रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। बट इनफॉर्मल स्टाइल में क्या होता है, इनफॉर्मल स्टाइल में सिर्फ आपको बोलना होता है। मिसाल के तौर पर मैं पूरी इंग्लिश बोलूं और किसी को जाऊं, तुम जाओ वहां से पानी का ग्लास लेकर आ जाओ, गो एंड फेच अ 1 ग्लास ऑफ वाटर। और अगर मैंने इतना कह दिया, आई वांट वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी एक क्या है, इनफॉर्मल स्टाइल है। इसने भी बात को बता दिया। तो बेटा बात सुनिए, हमने क्योंकि इम्तिहानात देने होते हैं, हम आपको दोनों चीजें लेकर चलेंगे। आपको इंशाल्लाह फॉर्मल स्टाइल भी बताएंगे, इनफॉर्मल स्टाइल भी बताएंगे। मतलब हमारे लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप लिख भी सकें और इस काबिल भी हो सके कि आप बोल भी सकें। ये दोनों चीजें हम साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो अपना फॉर्मल स्टाइल कर रहे हैं, ताकि फॉर्मल स्टाइल में क्या होगा, हम आपको टेंसेस भी बताएंगे, हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताएंगे, ताकि कल को आपको बोलना भी आ जाए और आपको नॉलेज भी हो। बहुत से लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब फॉरेनर होते हैं, मतलब यहाँ से जाते हैं फॉरेन में कुछ वक्त स्पेंड करते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। वो बात कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। दे डोंट नो द रूल्स ऑफ हाउ टू राइट समथिंग। उसके लिए हम आपको ग्रामर के बारे में बताएंगे। इसमें जो पहली चीज होती है वो मैं आपको आज बताने लगा हूं, वो टेंस के बारे में। पहली बात मेरा बेटा याद रख लीजिएगा, टेंस होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। देखिए टेंस वक्त को कहते हैं। अब यहां पर मैंने आपकी डेफिनेशन आसान के लिए लिख दी है, अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम। यानी वर्ब को बेस करते हुए एक तरीका है जो क्या करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब ये टेंसेस पहले हमने समझना है टेंस है क्या, व्हाट इज टेंस, वो मैंने बता दिया। टेंस का मतलब होता है वक्त। ये हमें वर्ब की बेस पर, काम की बेस पर बताता है कि कौन सा काम कब हुआ, कौन सा काम कब होगा और कौन सा काम वो है जो अभी हम कर रहे हैं। देखिए किसी भी टेंस को, किसी भी वक्त को बेटा 3 वक्त में बदला जाता है, याद रखें। वक्त कितने किस्म का होता है, 3 किस्म का। जैसे मिसाल के तौर पर एक वो वक्त है जो गुजर गया, एक वो वक्त है जो चल रहा है, एक वो वक्त होता है जो आएगा। मतलब ये 3 वक्त हैं। इट मींस देयर आर 3 टेंसेस। ये 3 टेंस हैं। कौन कौन सा, एक वो जो गुजर गया, एक वो जो चल रहा है, एक वो जो आएगा। मतलब प्रेजेंट वो है जो मौजूद है, पास्ट जो गुजर गया, फ्यूचर जो आएगा। ये 3 टेंसेस हैं और
बाकी इसी टेंसेस के आगे जो है चार चार इसकी बेटा क्या होती है, काइंड्स होती हैं। बेसिकली यू हैव टू नो दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ईच टेंस हैज फोर काइंड। आगे हर टेंस की अपनी अपनी क्या है, चार हिस्सा में। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बता दूंगा। इन दैट स्टोरी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि टेंसेस कितने और इनकी काइंड कितनी है। देयर वर थ्री फ्रेंड्स इन अ टाउन। एक टाउन में तीन दोस्त रहते थे। देयर वर थ्री फ्रेंड्स इन अ टाउन। एक टाउन में तीन दोस्त रहते थे एंड देयर नेम्स वर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनके नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर थे। एक टाउन में, एक कस्बे में तीन दोस्त रहते थे, उनका नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। ठीक है, they have their names present and past and future because they lived in a same town। वो एक ही टाउन में रहते थे। that's why they got admission of school। उन्होंने एक स्कूल में क्या ले लिया, दाखिला ले लिया। अच्छा, उनके स्कूल का नाम था इंडेफिनिट। present, past and future, they were the names, these were the names of that persons। present, past and future, they got admission at same school। वो एक ही स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया जिस स्कूल का नाम था इंडेफिनिट। याद रखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के स्कूल का नाम है इंडेफिनिट। आफ्टर दैट completing their studies in a school, they got admission in a college। आपको पता है स्कूल के बाद बंदा कॉलेज में शिफ्ट होता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है। तो उन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, सेम कॉलेज में एडमिशन लिया और उस कॉलेज का नाम था कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस उनके कॉलेज का नाम था, इंडेफिनिट उनके स्कूल का नाम था, कंटिन्यूअस उनके कॉलेज का नाम था। अब कॉलेज में स्टडी करने के बाद यू नो दैट कि हम कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं और उन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उनकी यूनिवर्सिटी का नेम था फ्यूचर। क्या था, सॉरी, परफेक्ट। क्या था, परफेक्ट। इंडेफिनिट स्कूल का नाम, कंटिन्यूअस कॉलेज का नाम एंड परफेक्ट जो था, परफेक्ट जो था उनकी यूनिवर्सिटी का नाम था। अच्छा, जब उन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज दे हैव डिसाइडेड टू ओपन अ कंपनी। उन्होंने कहा हम एक स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में पढ़े और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्यों ना हम अब एक ही किस्म की क्या कर दें, एक कंपनी बनाएं और उसका नाम भी सेम हो। तो उन्होंने इस कंपनी का नाम जो था वो रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि उन्हें एंजॉय जो उन्होंने लाइफ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ली, उन्होंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख दिया, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के। अब फिर देखें, तीन दोस्त थे जिनका नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। उन्होंने एक स्कूल में दाखिला लिया जिस स्कूल का नाम इंडेफिनिट था। इंडेफिनिट के बाद उन्हें कॉलेज में गए और उनके कॉलेज का नाम कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस के बाद उन्होंने क्या किया, अपना दाखिला लिया यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी का मतलब होता है, मतलब तालीम मुकम्मल हो जाती है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम परफेक्ट था। परफेक्ट का मतलब भी मुकम्मल। अच्छा, जब इन्होंने स्टडीज मुकम्मल कर ली फिर उन्होंने कंपनी खोली जिस कंपनी का नाम क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? स्टोरी समझ आ गई? बस इस स्टोरी के ऊपर हम सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनते हैं, ये आपका रिवाइज भी होगा। मैंने क्या कहा, देयर वर थ्री फ्रेंड्स, देयर नेम्स वर प्रेजेंट, देयर वाज वन, एंड सेकंड पास्ट, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, these are the friends। First, what did I say? That their school name। सबसे पहले हम इसका स्कूल नेम लिखेंगे। The school name was indefinite। indefinite। ओके, ये उसका स्कूल है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते थे, मतलब स्कूल में उनकी क्या एक्टिविटीज थी, what they did there, उन्होंने वहां क्या किया, उनकी निशानी क्या थी, मतलब पहचाने कैसे जाते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मेरी बात याद रखें, प्रेजेंट की एक खास निशानी है, वो है मौजूदा जमाना। क्या है? मौजूदा जमाना। अब हम जब भी मौजूदा जमाने की बात करते हैं उसमें हम तीन चीजें ऐड करते हैं, उर्दू में याद रखिएगा, है, हूं और है। ये होती है प्रेजेंट की निशानी। जब भी कोई फिक्रा है पर खत्म हो रहा होता है, हूं पर खत्म हो रहा होता है या है पे खत्म हो जाता है, इट मींस दे आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम। वो इस वक्त की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो इसकी निशानी है प्रेजेंट की, है,
हूं और है। अब आ जाते हैं पास की। पास की ये भी एक निशानी है। पास की क्या निशानी है? पास की निशानी याद रखिएगा, अलिफ छोटिए बड़िए था थी और थे। ठीक है, बात समझ आए बेटा? यानी अलिफ छोटी है बड़ी है, मतलब किसी भी वो गया, इट्स प्रेजेंट, इट्स सॉरी इट्स अ पास, इट्स अ नियर पास, वो गया, ठीक है, वो आया, उसने खाया, उसने पिया, वो रोया, वो गाया, वो नहाया, ये अलिफ होगा। ठीक है, वो गई छोटी हो गया, वो गए ये बड़ी हो गया। ठीक है, था थी भी पास में होते हैं, वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो उठ रहा था, वो बैठ रहा था, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। इसमें पास की निशानी ये। अब फ्यूचर की निशानी क्या है? फ्यूचर की निशानी है गा, गी और गे। ये फ्यूचर की निशानी है। वो गया, वो चला गया होगा, हम स्कूल जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे। दिस ऑल आर अबाउट गा, गी, गे। इस निशानी को आपने याद रख लेना है कि प्रेजेंट की है, वो है। पास का अलिफ छोटी है बड़ी है, था थी थे, और गा गी गे ये फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है। मतलब जब भी कभी आपको कोई ऐसा फिक्रा आपके सामने आएगा जिसमें आपको उस फिक्रे के आखिर में है लगा है, तो आपको इंडिकेशन हो जाएगी, आपको सिग्नल मिल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और अगर उसमें अलिफ छोटी है बड़ी है, था थी थे होगा, इट मींस यू आर डिस्क्राइबिंग दैट पास्ट। और इसी तरीके से अगर गा गी गे आ जाएगा, मतलब वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द फ्यूचर। ये बात समझ आ गई? अब आ रहे हैं इंडेफिनिट को देखते हैं कि इंडेफिनिट क्या है। देखिए इंडेफिनिट का जो मतलब है वो याद रखिएगा, वो मतलब होता है मुतलिक। अब प्रेजेंट डेफिनेट क्या मतलब बना? फेल हाल मुतलिक। क्या बना? फेल हाल मुतलिक। ये लफ्ज है मुतलिक। इंडेफिनिट क्या है? देखिए इंडेफिनिट में जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं, तीन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं इंडेफिनिट में, याद रखिएगा। पहली चीज इंडेफिनिट में हैबिट को डिस्कस किया जाता है। हमारी जितनी भी आदत हैं, मैं सच बोलता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं जो भी करता हूं, मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हैबिट्स। ये हमारी क्या है? आदत है। तो एक चीज पहली जो मैंने आपको बता दी वो इंडेफिनिट में होता है हैबिट। मतलब हमने अपनी आदत को डिस्क्राइब करना है। क्या करना है बेटा? फर्स्ट हमने यहां पर लिख दिया हैबिट। ये हमारी हैबिट को डिस्कस करेंगे किसमें? इंडेफिनिट में। हैबिट के बाद हम जो डिस्कस करेंगे दूसरी चीज को, वो होगी हमारा रूटीन वर्क। हमारा रूटीन वर्क। तीसरा हमारा जो डिस्कस करेंगे वो होंगे फैक्ट्स। इसमें फैक्ट के बारे में जिक्र। ये तीन चीजों को डिस्क्राइब करता है कौन? इंडेफिनिट। नंबर एक हैबिट। हैबिट का मतलब आदत, रूटीन का मतलब रोजमर्रा का काम, और फैक्ट का मतलब हकीकतें। अब हकीकतें क्या होती हैं? हकीकतों का मतलब होता है सूरज मशरिक से निकलता है, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये एक मुसलमान हकीकत है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, सितारे आसमान में चमकते हैं, ठीक है, रात को अंधेरा होता है, सुबह उजाला होता है। मतलब ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये इंडेफिनिट इनको डिस्कस करता है। प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या इस्तेमाल होता है? हैबिट, हमारी रूटीन, हमारे फैक्ट्स, इन तीनों चीजों का जिक्र किया जाता है। तो ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अब ये जो प्रेजेंट, एक दोस्त की मैंने आपको कहानी बताई थी, मतलब प्रेजेंट जब अपने स्कूल इंडेफिनिट में होता था, ये तीन चीजों को डिस्कस करता था। मतलब अपनी आदत बयान करता था कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं वहाँ पर दोस्तों से मिलता हूँ। मतलब ये अपनी क्या बताता था? रूटीन भी बताता था और अपनी आदत भी बताता था। कौन? प्रेजेंट। कहाँ पर? स्कूल, यानी इंडेफिनिट। ठीक है, फिर क्या करता था? मतलब रूटीन भी बता रहा है, फैक्ट भी बताता था कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तमाम सितारे अपने मदार में हरकत करते हैं। मतलब ये सारी जो बातें हैं ये प्रेजेंट अपने इंडेफिनिट मतलब स्कूल में क्या करता था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट की निशानी देखने के लिए, देखिए ये तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन सबसे जब मुश्किल बात होती है वो होती है उर्दू से
इंग्लिश में बनाने में। किससे? जब मतलब हम उर्दू से इंग्लिश बना रहे होते हैं तो हमारे लिए एक मसला होता है कि भाई मुझे तो पहले पता कैसे चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। पहले पता चलेगा तो मैं उसको फॉर्मेशन बनाऊंगा, पहले मुझे पता चलेगा भाई ये टेंस कौन सा है, टेंस की काइंड कौन सी है, तभी मैं चेंज कर सकूंगा। तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया कि जब भी किसी फिक्रे के में है, हूं और है आ जाए, आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट का टेंस है। टेंस की समझ आ गई? अच्छा, जिस फिक्रे के आखिर में मतलब अलिफ छोटी है, बड़ी है, था, थी, थे आ जाएगा, मतलब ये पास्ट का टेंस है। ठीक है? फ्यूचर का मतलब गागी के आ गया, इट मींस ये फ्यूचर का टेंस है। अब हमें ये तो पता चल गया। मैं अब आपको एक फिक्रा लिख के दे रहा हूं, जैसे मैं स्कूल गया। अब देखें मेरे पास एक फिक्रा ही आ गया, सेंटेंस आ गया। हाउ डू आई नो दैट सी कौन सा टेंस है? देखें सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए टेंस कौन सा है। काइंड की बात बाद में होगी। तो देखें इस फिक्रे के आखिर में आपने देखना है तो यहां पर आखिर में लफ्ज आ रहा है अलिफ। क्या आ रहा है? अलिफ। ये मैंने बड़ा कर दिया अलिफ को। ठीक है? अब ये अलिफ आ रहा है तो मुझे पता लगा कि जहां पर पास की निशानी है कि इसके फिक्रों के आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है, था, थी आता है, तो अलिफ आ गया, मतलब ये पास का टेंस है। टेंस पता लग गया। इसी तरीके से अगर वो स्कूल जाता है लिख दूं मैं, मिसाल के मैं लिख दिया वो स्कूल जाता है। अब यहां पर है आ रहा है तो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट को। ये रहा, मतलब मुझे पता लग गया ये प्रेजेंट का टेंस है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया वो स्कूल जाएगा। अब यहां पर गा आ गया, मुझे पता लग गया ये फ्यूचर का है। एक निशानी पता लग गई कि गया अलिफ छोटी है, बड़ी है, था, थी आ जाएगा तो पास्ट होगा, है, हूं और है आ जाएगा प्रेजेंट होगा, और अगर फ्यूचर गा गी आ गया तो फ्यूचर है। ये टेंस है 3, इसकी निशानी मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं, मैंने बताया था ईच टेंस हैज 4 काइंड, मतलब हर टेंस की आगे 4 इकसाम है। ठीक है, जो मैंने आपको कहानी भी बता दी। अब इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस इंडेफिनिट को करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, मतलब प्रेजेंट जो था इंडेफिनिट में इन 3 चीजों को डिस्कस करता था, हैबिट को, रूटीन को और फैक्ट को। ठीक है, जैसे वो स्कूल जाता है, ये इसकी क्या है? हैबिट है। वो स्कूल जाता है, इसकी क्या है? हैबिट। आइए अब आपको बताते हैं दैट हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस इन इंग्लिश। इसको कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक फिक्रा आ गया तो हम उस डेली रूटीन को इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे? अब मैंने आपके सामने एक फिक्रा लिखा, मैं सुबह सवेरे उठता हूं। ये हमारे पास एक फिक्रा आ गया। आपके पास में कोई आपसे पूछता है जी मैं सुबह सवेरे उठता हूं, तो सबसे पहले ये तो आ गया ना उर्दू में। अब मैंने इसको बनाना है इंग्लिश में, ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले याद रखें, आपने देखना है इसमें कि इसके एंड में क्या आ रहा है। अब यहां पर आप देखें तो ये हूं आ रहा है। हूं क्या आ रहा है? हूं, मतलब ये प्रेजेंट है। ये मुझे पता लग गया ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया प्रेजेंट। अब मुझे कैसे पता लगेगा ये प्रेजेंट की काइंड कौन सी है? उसके लिए इंडेफिनिट की जो निशानी है याद रखिएगा, वो निशानी है ता, ती और ते। ये है इंडेफिनिट की निशानी, ता, ती और ते। ये इंडेफिनिट की है और प्रेजेंट की है हो गई, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये ता था ना, ता हूं, मतलब ये हो गया इंडेफिनिट का, हूं हो गया प्रेजेंट का, मतलब फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, समझ आ गया? यूं मुझे पता लग जाएगा ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुझे पता लग जाएगा फिर मैं इसको फॉर्मूले की मदद से चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको हमने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है। देखें, जब भी कोई भी सेंटेंस आपने बनाना होता है, इंग्लिश का असूल ये है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करते हैं। किसको? सब्जेक्ट को यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट के बाद जरूरत होती है वर्ब की। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं काम को, जिसे हम फेल कहते हैं। और उसके बाद बेटा बारी होती है ऑब्जेक्ट की। ये 3 कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन बता रहा हूं कि बनाना कैसा है हमने। सबसे पहले सब्जेक्ट का जिक्र करना है, फिर वर्ब बताना है और फिर ऑब्जेक्ट बताना है।
अब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता है फाइल। क्या होता है? फाइल, मतलब कौन? काम करने वाला, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल का मतलब क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, मतलब काम खुद फेल है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है माफूल। क्या मतलब होता है? माफूल, जिस पर काम किया जा रहा होता है। ठीक है, बात समझ आई? क्या कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट डेफिनेट की? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास इंग्लिश का फिक्रा था, मैं सुबह सवेरे उठता हूं। अब इसके अंदर हम देखेंगे भाई सब्जेक्ट कौन सा है, तरतीब ये रखनी है हमने। उर्दू में तरतीब और है, इंग्लिश में बनाने में तरतीब और है। तो सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। क्योंकि मैं सुबह सवेरे उठता हूं, तो मैं इसका क्या है? सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट की जगह क्या लिखूंगा? आई। क्या? आई। आई हो गया इसका सब्जेक्ट। अब हम इसमें से ढूंढते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब होता है काम। अब आपने ढूंढना है इसमें काम क्या है। काम कौन सा हो रहा है इसमें? काम इसमें हो रहा है उठना। ये जो उठना है ना, ये काम है। ठीक है, ये काम हो रहा है। तो उठने की इंग्लिश क्या है? गेट अप। क्या है? गेट अप। दो बातें, एक होता है जागना, एक होता है उठना। जागना होता है आंख खोल लेना और बिस्तर में ही रहना, वो होता है वेकअप। एक होता है गेट अप, मतलब बिस्तर से उठ जाना, वो होता है गेट अप। तो हम यहाँ पर उठना कह रहे हैं, जागा नहीं। मैं सुबह सवेरे जागता हूँ, जागता हूँ तो वेकअप। अगर उठना है तो क्या लगाएंगे? गेट अप। अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? आई गेट अप। ये हो गया गेट अप, ये हो गया वर्ब। वर्ब के बाद हमने लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफूल। मफूल इसमें क्या है? सुबह, क्योंकि सुबह पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आई गेट अप। अब यहां पर एक लफ्ज आ गया, ये बात समझने की है, सवेरे। सुबह तो इसका हो गया ना ऑब्जेक्ट। अब सवेरे कहां लिखेंगे? सवेरे को कहते हैं एडिशनल चीज। क्या कहते हैं? एडिशनल, एडिटिव। तो ये एडिटिव जो होता है, याद रखिएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। एडिटिव चीज ऑब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। अब सवेरे का मतलब है सुबह सवेरे, मतलब ये बात कर रहा है जल्दी से। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? अर्ली। क्या लिखूंगा? अर्ली। आई गेट अप अर्ली। अब सुबह की बात क्या है? इन द मॉर्निंग। ठीक है, बात समझ आई? आई सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? एक जो बड़ी बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो फैमिलीज होती हैं, ये आपको हमेशा काम आएंगी। देखें, दो हमारी इंग्लिश में दो फैमिलीज हैं। दो फैमिलीज क्या हैं? ये याद रखिएगा, मैं आप यहां आपको लिख के दे रहा हूं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। एक और फैमिली है जिसे हम कहते हैं दे, वी, आई, यू और प्लूरल नाउन। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग कर रहा, इनका मैं आपको फंक्शन बता देता हूं ताकि कभी भी आपको टेंसेस में मुश्किल पेश ना हो। ये दो फैमिलीज हैं। ये जो फैमिलीज है ना, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इस फैमिलीज को आप समझ लें कि इस फैमिली के साथ जब भी वर्ब लगाया जाता है तो ये क्या करते हैं? अपने वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। मतलब समझ लें कि इनको ये आदत है कि ये अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। समझ लें, यहां पर जैसे मैंने लिखा, यहां पर गेटअप लिखा ना, अगर ये होते ना, ये इजाफा कर देते। मतलब यहां गेटअप नहीं आएगा, यहां आएगा गेट्स अप। अगर ये लगे होते, मतलब यहां ही लगा होता तो गेट्स अप लगा देते, शी लगा होता तो गेट्स अप, दे लगा, इट लगा होता तो गेट्स अप। सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी चीज जो सिंगुलर होती तो उसकी जगह भी हम क्या लगाते? गेट्स अप। और अगर ये प्लूरल आ जाए, क्योंकि अब आई देखिए प्लूरल में आता है, इसीलिए इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे? आई की जगह गेट अप लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ इजाफा नहीं होता, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा, एक और बात, एक होता है एस और ईएस कहां लगता है? देखिए, जब भी कोई फिक्रा हमारे पास एक्स पर खत्म होगा, ठीक है, सी एच पे खत्म होगा, एस एच पे खत्म होगा, ठीक है, ओ पर खत्म होगा, तो इनके साथ हम, या एस एस पे खत्म होगा तो इनके साथ ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस।
और बाकी सब के साथ हम एफ का इजाफा कर देंगे। ठीक है, बात समझ आई? इन दो फैमिलीज के साथ ये अब हमने क्या फिगर बनाया, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब, उसके बाद हमारा एडिटिव जो वर्ड है वो लिखेंगे और उसके बाद हम अपना क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी, इसका ये फार्मूला तो हमें समझ आ गया कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यानी वर्ब की हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने बनाना हो इसको नेगेटिव, तो हम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है किसी जुमले की, किसी बात को निगेट करना, मनफी करना। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूं। क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूं? तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एक बात याद रखेंगे, फिर यहां मैं आपको इजाफा कर दे रहा हूं, इसके साथ मैंने कहा था जब भी, देखें जब भी ओ लगेगा, मैंने कहा था ईएस का इजाफा करेंगे, इनके साथ लगेगा डस, उसके साथ डू का डू वैसे ही रहेगा, क्योंकि इस फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है तो मैं ऐसे नहीं लगा सकता आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मुझे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए डू को लेना पड़ा। किसको लेना पड़ा, डू, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म है इसलिए मैंने ले लिया। अब देखिए यहां क्या लिखना है, सिर्फ आई, क्योंकि आई है इसलिए मैं डू लिखूंगा, आई डू नॉट, वो वैसे का वैसा रहेगा, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक असूल समझ लीजिए, आपको हमेशा ग्रेजुएशन तक मतलब बीए तक काम आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब मैं सारे बता रहा हूं आपको, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। क्या क्या बताया मैंने बेटा, इज, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की इमदाद करते हैं, मतलब इमदादी फेल। ये अगर इनके साथ आप नॉट लगा दें तो फिक्रे नेगेटिव बन जाते हैं, और अगर इन्हीं को आप सब्जेक्ट के शुरू में लिख दें तो ये फिक्रे को क्या बना देते हैं, इंट्रोगेटिव बना देते हैं। मतलब जब भी कोई फिक्रा आपको नेगेटिव बनाना है तो आप डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ नॉट लगा दें, फिक्रा नेगेटिव बन गया। और जब भी आपने सवालिया बनाना है तो इन्हीं डू, डज जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब मैं यहां आपको बताता हूं, यहां हमने डू नॉट लगाया था ना नेगेटिव बनाते हुए, अब सवालिया बनाते हुए इसी डू को स्टार्ट में ले आएंगे। जैसे इसको स्टार्ट में लेके आएंगे हम क्या लिखेंगे, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें हमने इसी डू को जब स्टार्ट में लिखा तो जब स्टार्ट में लिखने से ये फिक्रा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ आप नॉट लगा देंगे, फिक्रा नेगेटिव बन गया। उसी को सब्जेक्ट के शुरू में लिख दें तो फिक्रा क्या बन गया, आपका इंट्रोगेटिव बन गया। इज इट क्लियर? ये आज का हमारा इंडेफिनिट टेंस हो गया इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं आपको मजीद भी इसमें आपको आगे बताता हूं कि आगे हमने क्या करना है इसका। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको टॉपिक इसका आज इंडेफिनिट का समझा दिया। आपने मेरे ख्याल में मैंने अपने स्टूडेंट्स को जितना भी पढ़ाया था दैट इज द वेरी इजीएस्ट वे, मैंने आपको इसमें समझा दिया। आप इसको खुद भी पढ़ें और वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं दे वांट टू नो हाउ व्हाट इज टेंस, उनको भी आप ये शेयर भी करें। ठीक है, और अगर आपने किसी भी टॉपिक पर मतलब आप कहते हैं कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, स्किलफुल होना चाहते हैं, तो वो जरूर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको वेरी इजी वे में वो बात भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, और ये मजीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके बारे में भी आगे नेक्स्ट लेक्चर बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम।